वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एवं प्रकृति, या इसको यह भी बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप एवं प्रकृति। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति में पर्याप्त जटिलता है। इसका स्वरूप समस्त इतिहास में एक जैसा नहीं रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप का निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है संघर्ष की लंबी अवधि। विश्व के अनेक देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष थोड़े समय के लिए तथा तीव्रता से चले, लेकिन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष लंबा एवं धीमी गति से चला। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम स्मारक चिन्ह माना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें इससे भी पहले के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में रही हैं। इस लंबी अवधि में इस संघर्ष के अनेक महत्वपूर्ण चरण रहे। इसका प्रथम चरण 1857 से लेकर 1885 तक था। इसके बाद दूसरा चरण 1885 से लेकर उग्रवादी आंदोलन शुरू होने तक रहा, यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक, जिसे उदारवादी काल या उदारवादी युग कहा जाता है। और जो 1857 से लेकर के 1885 तक जो स्वतंत्रता का संग्राम था या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, उसका स्वरूप ज़्यादा संगठित नहीं था, यानी कि कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं थी। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप संगठित हो गया। तो पहला चरण कब था? 1857 से लेकर के 1885 तक, और दूसरा फिर 1885 से लेकर के 1905 तक, यानी कि उदारवादी युग। और उसके बाद में तीसरा चरण 1905 से लेकर के 1920 तक, जिसे उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। और 1920 के बाद में गांधीवादी युग शुरू हो जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, यानी कि भारतीय संघर्ष लंबा था। दूसरा है संघर्ष अधिकतर शांतिपूर्ण था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में अधिकांश देशों ने हिंसा और बल का प्रयोग किया, लेकिन भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में अधिकतर शांतिपूर्ण तरीकों को ही अपनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1885 के बाद कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस ने अपने विभिन्न चरणों में उदारवादी युग, उग्रवादी युग एवं गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के मार्ग को ही अपनाए रखा, यानी कि जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है उसके बाद से जो राष्ट्रीय संघर्ष था वह अधिकतर शांतिपूर्ण ही रहा था। तीसरा पॉइंट है संघर्ष आंशिक रूप से क्रांतिकारी भी था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कुछ क्रांतिकारी तथा आतंकवादी घटनाएं भी हुई हैं। देखो यहाँ पर आतंकवादी नाम देख करके आप नाराज मत हो जाना, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं थे। लेकिन आतंकवाद की परिभाषा होती है कि भय या डर के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना, इसलिए क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वे आतंकवादी नहीं थे, वे केवल ब्रिटिश सरकार के लिए ही आतंकवादी थे, हमारे लिए आतंकवादी नहीं थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आदि ने क्रांतिकारी संघर्ष के मार्ग को अपनाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए। चौथा है राष्ट्रवाद पर सामाजिक व धार्मिक सुधारकों का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि संस्थाओं का जन्म हुआ। इन संस्थाओं ने न केवल धार्मिक तथा सामाजिक सुधार किए, बल्कि भारतीयों में देश प्रेम की भावना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राममोहन राय को तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध
भारतीय जनता को जागरूक किया। पांचवा है संगठित स्वरूप। कांग्रेस की स्थापना से पहले अनेक संस्थाएं ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीतियों के विरुद्ध जनचेतना उत्पन्न कर रही थी। इन संस्थाओं ने स्थानीय स्तर पर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, लेकिन उस समय कोई विरोध करने वाली अखिल भारतीय संस्था नहीं थी, केवल स्थानीय संस्थाएं ही विद्यमान थी। दिसंबर 1883 में भारतीय संघ के विभिन्न स्थानों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने एक बैठक में भाग लिया। इसके पश्चात A.O. ह्यूम के प्रयत्नों से 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके बाद राष्ट्रीय संघर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में चला गया। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप प्रारंभ से ही संगठित था। यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई उसके बाद तो पूर्णतः संगठित हो ही गया, लेकिन 1885 से पहले भी स्थानीय स्तर पर अनेक संस्थाएं थी, उनके माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष चलता रहा। छठा पॉइंट है बाद के काल में आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1905 के बाद तिलक तथा अन्य उग्रवादी नेताओं के बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के साधनों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन में परिवर्तित होना शुरू हो गया। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों तथा आम जनता को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने कांग्रेस को परंपरागत अर्थ में एक छोटे से दबाव समूह में रखने की अपेक्षा उसे एक जन आंदोलन बना दिया। यानी कि जब कांग्रेस शुरू में बनी थी तब वह एक दबाव समूह के रूप में थी, वह सरकार पर दबाव डाल करके थोड़े बहुत सुधार करवा लेती थी। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वह दबाव समूह नहीं रहा, बल्कि एक विशाल जन आंदोलन बन गया। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सभी वर्गों तथा जातियों ने भाग लिया। इसका यह स्वरूप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन में लगातार विकसित होता रहा। सातवां पॉइंट है पाश्चात्य प्रभाव और भारतीय पुनरुत्थान का मिलाजुला स्वरूप। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव में एक और पाश्चात्य आदर्श व ब्रिटिश सभ्यता प्रेरक तत्व बने, तो दूसरी ओर इसे भारतीय पुनरुत्थान के भाव से भी प्रेरणा मिली। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य उदारवादी नेता ब्रिटिश न्याय, शिक्षा, प्रशासन तथा ब्रिटिश ताज के समर्थक थे। दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने ऐतिहासिक अतीत के गौरव की महानता से भारतीयों को प्रेरित किया। उग्रवादी नेता तिलक, लाजपत राय यानी कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल व अधिकतर क्रांतिकारी नेता भी इसी पुनरुत्थान से प्रेरित थे। आठवां पॉइंट है उदारवादी स्वरूप। राष्ट्रीय संघर्ष के 1885 से 1905 तक के पहले 20 वर्षों तक कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव था। इसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, M.G. रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि पश्चिमी विचारों एवं शिक्षा के समर्थक थे। ये अंग्रेजी शिक्षा एवं न्याय प्रणाली के समर्थक थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी आंदोलन या उदारवादी विचारधारा 1885 से लेकर के 1905 तक प्रभावशाली थी। भारतीय समाज का विकास यानी कि जो ये उदारवादी नेता थे, ये भारतीय समाज का विकास पश्चिमी आधारों पर करना चाहते थे। यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का वह समय था
जिसमें ब्रिटिश ताज के प्रति या ब्रिटिश सम्राट के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए याचिका पत्रों तथा प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई गई। अगला है उग्रवादी स्वरूप। उदारवादी तरीकों द्वारा विशेष सफलता न मिलने के कारण और सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की नीति अपनाने के कारण एवं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवाद के विरुद्ध उग्र विचारधारा उत्पन्न हुई। उग्रवादी ब्रिटिश ताज तथा न्याय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं रखते थे। वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करके स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे और तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। उग्रवादी बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में विश्वास करते थे। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उग्रवादियों के कौन कौन से साधन थे, तो 3 साधन थे, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अब देखते हैं 10वां पॉइंट। राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धार्मिक व सामाजिक के अतिरिक्त आर्थिक भी था। एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक था तो दूसरी ओर उसका स्वरूप धार्मिक एवं सामाजिक भी था। इसके अतिरिक्त साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का आर्थिक स्वरूप भी अधिक सशक्त था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए साम्राज्यवाद के आर्थिक आधार पर चोट करना उचित समझा। इसी उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार इसलिए कर रखा था क्योंकि भारत से उनके आर्थिक हितों की पूर्ति हो रही थी। इसलिए भारतीय नेताओं ने सोचा यदि अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर चोट की जाएगी तो अंग्रेज भारत छोड़कर जा सकते हैं या हमें स्वशासन प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भारत ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था या राष्ट्रवाद था उसका स्वरूप आर्थिक भी था। अब देखते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एक लंबा काल है जिसका अपना कोई विशेष विचारधारात्मक आधार नहीं था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन के स्वरूप में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे राष्ट्रीय संघर्ष के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी होने के बावजूद भी हमारे नेताओं ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मानवीय मूल्यों की कभी भी अवहेलना नहीं की, यानी कि हिंसक मार्ग को नहीं अपनाया। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समय समय पर परिवर्तित होता रहा। तो ये हो गया हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था या जो राष्ट्रवाद था उसका स्वरूप तथा प्रकृति। तो जो राष्ट्रवाद का स्वरूप और प्रकृति है वह प्रत्येक काल में एक जैसा नहीं रहा है बल्कि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा।